तो आज मार्केट्स के अंदर बिल्कुल एक पॉकेट टू पॉकेट कामकाज हो रहा है। पूरा बाजार तो खैर नहीं चल रहा, लेकिन निफ्टी के अंदर कुछ टिक्स पॉजिटिव बने हुए हैं। बैंक निफ्टी आज अपने वीकली एक्सपायरी की वेट कर रहा है। एक बार पहले 5 बड़ी बातें देख लेते हैं और उसके बाद आज के विमान से आपको जोड़ लेंगे और ये समझेंगे कि लास्ट की जो 1 घंटा है उसके अंदर ट्रेड को कैसे अपने हक में लेके आना है। फिलहाल 25 अंकों की बढ़त है। आज निफ्टी 99 को बिल्कुल धुरी बना के 25 पॉइंट ऊपर या 25 पॉइंट नीचे ही कामकाज करता रहा। निफ्टी पूरी तरह से दायरे में था, लेकिन बैंक निफ्टी में बिकवाली है, वो अभी भी है करीब 90 अंकों के आसपास की। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, इसलिए सरकारी बैंकों पर ज्यादा ध्यान रखिएगा निजी बैंकों के मुकाबले। 1 घंटा सरकारी बैंकों में अगर पुल बैक कहीं आया तो ध्यान रखिए कॉर्पोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ एक शेयर है जो कि ध्यान देने वाले होंगे। 9800 की पुट और 10,000 की कॉल दोनों में भी क्वाली जारी है। बाजार में मंदी और तेजी दोनों बेची जा रही है। 10,000 पे तेजी बिक रही है तो 9800 पे मंदी, इसलिए बाजार हो सकता है 200 पॉइंट में रहे। इसलिए कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट हमको 10,000 के लेवल नहीं दे रहा, सभी इसी 150 से 200 पॉइंट की रेंज में प्ले करवा रहे हैं। विक्स करीब 1.5% ऊपर है। जब विक्स चलेगा बाजार को मुश्किल होगी, ध्यान रखें विक्स इस समय चला हुआ है। और 5वीं इंपॉर्टेंट बात वो है सेक्टोरियल की। अब मार्केट में देखें आज फार्मा टूट रहा है, रियल्टी और मेटल्स में तेजी है। इनफैक्ट इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो और हैं वो है इसमें इन्फोसिस। आज बायबैक की खबर के बाद इन्फोसिस में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, करीब 3 से 4% की बढ़त है। GMR इंफ्रा खबर आई और खबर के बाद एक बड़ा मूव आता दिखाई पड़ा, उस पर विस्तार चर्चा भी करेंगे। और सरकारी सभी शेयर, चाहे आप BEML की बात कर लें, कोल इंडिया की बात कर लें, ड्रेजिंग कॉप, MMTC, STC, सब में ही खरीदारी देखने को मिल रही है और सभी दिन की ऊपरी स्तरों के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सिगरेट शेयरों में आज दूसरा दिन है जबकि तेजी देखने को मिली, इसमें गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 7% ऊपर कामकाज करते हुए। गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ VST इंडस्ट्रीज, ITC, ये कुछ और ऐसे नाम हैं जहां पे सपोर्टिव बाइंग एटलीस्ट आते हुए दिखाई पड़ रही है। बहुत ज्यादा लीग नहीं है उनमें, लेकिन हाँ उनमें भी एक सपोर्टिव बाइंग आ रही है। ITC मिसाल के तौर पर करीब 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। VST में रफली 2% के आसपास का उछाल है और गॉडफ्रे फिलिप्स भी एक अच्छी तेजी के साथ आज कामकाज करते हुए। छोटे मझौले IT शेयर जो है वो और वहां पर ही पाएंगे, जैसे कि हेक्सावेयर हुआ, इंटेलेक्ट डिजाइन हुआ, पोलारिस हुआ, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है और एक अच्छे बाइंग मोमेंटम के साथ ये शेयर भी कामकाज करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ हैं। आज हम राजेश सोतपुते से हम समझ रहे हैं कि मार्केट्स के अंदर इस समय डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए। हमको सुमित बागड़िया भी बता रहे हैं कि मार्केट्स के अंदर इस समय टेक्निकल डेरिवेटिव्स का कॉम्बिनेशन क्या है। और साथ ही मेरे साथ आशीष महेश्वरी भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम फंडामेंटल आउटलुक के हिसाब से समझेंगे कि बाजार इस समय कैसे चलेगा या फिर यहाँ पे आके रुकने वाला है। क्योंकि दोनों एनालिस्ट का व्यू मैं ऑलरेडी पहले भी ले चुका हूँ, आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अपना बुलिश व्यू रख रहे हैं। राजेश होल्ड का व्यू रखते हैं, इसलिए थर्ड व्यू आशीष महेश्वरी का ले लेते हैं। आशीष शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। मार्केट के अंदर पिछले हफ्ते जो भी हुआ वो बाजार की एक जरूरत भी थी और आ गया। अब बाजार की जरूरत क्या है? बाजार को चलना है या फिर करेक्शन लेनी है? क्या जरूरत है मार्केट की? देखिए, जैसा सबको मालूम है मार्केट जो में बढ़त देखी जा रही है काफी लिक्विडिटी ड्रिवन है। क्योंकि यदि आप देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस महीने करीब 9,200 करोड़ से ज्यादा का बाइंग किया, बट FI जिन्होंने पिछले महीने बाइंग का एक सिलसिला कायम किया था, वो इस महीने करीब 6,500 करोड़ का उन्होंने इंडियन इक्विटीज में सेल किया है। तो ये थोड़ा सा बुल और बियर या बायर और सेलर के बीच में एक जो रस्साकशी हो रही है, उसका कारण से आपको बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है जब तक FIs की थोड़ा सा बाइंग, थोड़ा सा सेलिंग स्लो डाउन नहीं होगा, तब तक बाजार में वोलेटिलिटी बिल्कुल बनी रहेगी और मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करेगा। तो अब जो पिछला हाई 10,135 का था, वो अभी मुझे लगता है कि इस मंथ में तो ब्रीच नहीं होगा, बट हो सकता है आगे आने वाले मंथ में सितंबर में वो फिगर ब्रीच हो। ओके राजेश, बैंक निफ्टी पे आपका व्यू चाहेंगे। अभी डिम्पी से हमारी बात भी हो रही थी, 90 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी जो था कामकाज कर रहा है, रफली 0.5% के आसपास की यहाँ पर गिरावट है। सेकेंड हाफ तक आते आते क्या ये 90-190 होगा या ये पूरा रिकवर हो जाएगा? आपका व्यू क्या कहता है? देखिए, बैंक निफ्टी एक रेंज में है, ये नो डाउट 24,000 एक अच्छा सपोर्ट बन के उभर रहा है। और सामने अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखो तो 24,500 के ऊपर इमीडिएट जाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स देखो तो उसमें बीटन जोन ज़्यादा है। PSU बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी वीकनेस है, हालांकि एक छोटा मोटा रिलीफ पुल बैक मिल रहा है। मुझे लगता है जो बैंकिंग का जो प्रमुख दावेदार है वो है HDFC, जिसमें मुझे लगता है कि स्लाइटली एक लिथार्जिक मोमेंट आप
अगर यहाँ से देखते हो तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बैंक निफ्टी 24,000 का लेवल आगे जाके ब्रीच करेगा और इसमें एक करेक्शन आएगा. सो 23,600 23,500 इज ऑन माय कार्ड. बट एट द सेम टाइम अगर आप एक दो दिन के हिसाब से सोचते हो तो मुझे लगता है फिलहाल के लिए एक साइडवेज मूवमेंट रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि अभी रिलीफ रैली बाकी है बैंकिंग स्टॉक्स में. तो जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक एक नया व्यू लेना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो फिलहाल के लिए व्यू म्यूटेड है, न्यूट्रल है. मुझे लगता है कि रेंज में रहेगा. जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो है 24,200 का और जो रेजिस्टेंस बनता है वो है 24,500 का. 24,200, 24,500 ये वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है. ये एक्सपायरी के ध्यान में रखते हुए लेवल्स हैं, इस पर आप जरूर ध्यान रखें. 24,200, 24,500, क्योंकि आज एक्सपायरी, इसलिए हम बार बार ये लेवल्स हम आपके सामने रख रहे हैं. एक दो शेयर देखिए, इकरा और साथ ही एबन ऑफ शेयर, ये शेयर एक सडन स्पाइक दिखा रहे हैं. आप किंटेक्स गारमेंट को भी देख सकते हैं. कल भी हमने आपके सामने शेयर रखा था, कल भी ये चल रहा था, तो इसमें कुछ एक स्पाइक्स आना शुरू हो गए हैं. आप BML और मिंडा कॉर्प को भी देख सकते हैं, इनमें भी कुछ एक सडन स्पाइक हमको आते दिख रहे हैं. स्पेशली मिंडा कॉर्प पे जो व्यू है निर्मल बैंक का वो बहुत पॉजिटिव है. इनका एक सेमिनार हुआ था, तब इन्होंने मिंडा कॉर्प के बारे में बातचीत रखा, तो उसमें एक टॉरेंट पावर भी उन्होंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है. एक KEC इंटरनेशनल और रेडिको खैतान को भी आप देख सकते हैं. रेडिको खैतान तो हमने एक बार आपको परसों भी बताया था, उन्हें चलेगा, आशीष की रिकमेंडेशन थी. देखिए उसके बाद से क्या स्मार्ट मूव आया, 144 का 165 हो गया और अभी भी इसके अंदर सडन स्पाइक रुक के आ रहे हैं. इसमें से सुमित कोई एक शेयर आपको ठीक लग रहा है क्या? मैं जो शेयर बोल रहा था आपने कुछ चार्ट देखे हुए होंगे. मिंडा आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखा आप टॉरेंट पावर को भी देख सकते हैं, एक रेडिको खैतान को भी देख सकते हैं. इसमें से कुछ भी आपको ठीक लग रहा है तो आप बताइए हमको जरा. यस, आपने जो भी नाम लिया उन सब में से मैंने एक स्टॉक सिलेक्ट कर भी लिया. इनफैक्ट KEC आपने नाम लिया था, KEC मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है. KEC के अंदर ऐसा लगता है कि आज स्टॉक ने एक ही दिन में बहुत अच्छा मूव दिया और पिछले 4 से 5 दिनों के फॉल को एक ही दिन में एंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ ए पॉजिटिव साइन फॉर दी स्टॉक. आई थिंक इमीडिएटली स्टॉक यहाँ से और भी तेजी दिखा सकता है और शायद ऊपर में हमें 315, 320 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. यानी 15 रुपये की तेजी प्रेजेंट लेवल से 5% की तेजी हो जाती है स्टॉक के अंदर. आई थिंक ये स्टॉक के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन होल्ड करके चले और फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी. टारगेट्स ऊपर में 315, 320 के रहेंगे. जी आशीष, एक बार सारे लिकर स्टॉक्स को देखिए. अभी डिम्पी रेडिको खैतान की बात कर रहे थे, साथ साथ पिंकन स्पिरिट में बाइंग है, GM ब्रिवरीज तेज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स तेज है, MP डिस्टिलरी में बाइंग आ रही है, यूनाइटेड ब्रिवरीज भी थोड़ा बहुत ऊपर है. कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपको लगता है कि यहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, जो मूव है ये शायद तेजी देखने को मिले इसमें? ये हम बात कर रहे थे रेडिको खैतान की, ये मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि आज 2200 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी मिल रहा है. कंजम्पशन थीम का एक इंटीग्रल पार्ट है और एक बहुत अरसे बाद हमने रेडिको खैतान में इस टाइप का मूवमेंट देखा है. जो उनका जून क्वार्टर के नंबर्स थे वो उसमें भी काफी अच्छा इजाफा हुआ था. आई थिंक 25 करोड़ तक का प्रॉफिट आया था, जो मार्च में करीब 17 करोड़ के आसपास था. तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी अब इन कंपनीज में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है. प्लस जो लिकर कंपनीज के लिए जो एक एनवायरनमेंट काफी निगेटिव था, जिसके कारण से इन स्टॉक्स ने कोई रैली में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट पिछले 1 साल में नहीं किया, तो मेरा मानना है थोड़ा परसेप्शन अब बदल रहा है. तो यहाँ पे रेडिको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट, इनफैक्ट ये दोनों इस लेवल पे भी बाय किए जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन आज का फ्लेवर तो खैर नो डाउट मार्केट को जो बचा रहा है, संभाल रहा है, वो है इन्फोसिस. इन्फोसिस के बायबैक की रकम आ गई और इन्फोसिस के बायबैक को सिर्फ हमको ये जानना है कि कितने का होगा, लेकिन पहले से मार्केट को पता है कि अच्छा बायबैक आ सकता है. हमारे सोर्सेस हमको ये समझा रहे हैं कि 1250 के आसपास का एक बायबैक हो सकता है. गणेश नटराजन इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका व्यू भी ले लेते हैं. गणेश, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए. आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? क्योंकि जितना हम समझ पा रहे हैं इस समय इस बायबैक को, हमको ऐसा लग रहा है, एक रफ एस्टिमेट है, शायद 1250 के आसपास का होगा, जितनी भी डिटेल्स हमको अब तक मिली है. आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है सर? देखिए, कैलकुलेशन तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर ये जरूर है कि जो बायबैक कर रही है वो अच्छा है, क्योंकि सिंपल की कॉन्फिडेंस है स्टॉक में. और क्या प्राइस सेट करेंगे और क्या क्वांटम होगा वो तो उनके बोर्ड मीटिंग के बाद ही मालूम पड़ेगा. जी मिस्टर नटराजन, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे. एक तरफ जो भी कंपनीज के नंबर आ रहे हैं उनके नंबर्स में प्रेशर है, प्राइसिंग को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, क्लाइंट स्पेंडिंग थोड़ी सी कट हुई है, कुछ कंपनीज को तो जो फॉरेक्स का हेडविंड है उसकी जगह टेलविंड मिल रहा है, लेकिन करेंसीज का बाकी दिक्कतें आ रही हैं. तो ऐसे कुछ ट्रबल्स रहे हैं इस क्वार्टर के अंदर, लेकिन सभी कंपनीज मोर और लेस अपने नंबर्स को सेटबैक या रिलीफ देने के लिए बायबैक लेके आ रही हैं. तो ये बायबैक का जो ट्रिगर है ये एक क्वार्टर में तो चल जाएगा, नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स क्या करेंगे?
देखिए, कंपनीज को तो ग्रो करने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि अब अगर आप माहौल को देखें तो उतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि जो काफी डिजिटल स्पेंडिंग हो रही है और जो भी अच्छी कंपनी है वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में हमको अपना जो ग्रोथ इंजन है उसको फिर से फायर अप करेंगी, क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं कि बाईबैक के जरिए तो काफी दिन नहीं चलेगा। अगर वो इससे कॉन्फिडेंस दिलाते हैं स्टॉक मार्केट्स को और उसके बाद उनका बिजनेस मॉडल भी इंप्रूव होता है, तो मेरे ख्याल से अगर वो 12-15% ग्रोथ तो वापस लाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। जी मिस्टर नटराजन, एक चीज और है कि कंपनीज के पास कैश एम्पल है, सभी कंपनियों पे मोर और लेस जो कैश का पाइलअप है वो अच्छा है, और ज्यादातर सब कंपनियों के जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने डिमांड भी की थी कि कैश का डिप्लॉयमेंट ठीक से हो, इसलिए कुछ के डिविडेंड अच्छे आ रहे हैं, कुछ का बायबैक आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जो ग्रोथ है, अगर कंपनियों की जो स्ट्रक्चर है इतना वीक है, उनको इतना प्रेशर आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ बायबैक एंड डिविडेंड वो कंपनीज एक्सपैंड क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों एक्विजिशन नहीं कर रही, जबकि ये पूरा सेक्टर कंसोलिडेशन में चल रहा है? एक्विजिशन के लिए कोई अच्छी एसेट्स भी तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप डिजिटल अगर देखें तो कोई स्केल्ड अप कंपनीज ऐसे नहीं है जिसको आप अक्वायर कर सकें, और जो भी एक्विजिशंस होती हैं वो 25-50 बिलियन के तौर पे होती हैं, तो उसके लिए दिस आई थिंक एक्विजिशन इज नॉट, इस माहौल में इट्स नॉट अ वायबल दिस थिंग। और अगर वो इन्वेस्टर्स को पैसा वापस देना चाहते हैं थ्रू बायबैक्स, आई थिंक इट्स अ गुड साइन, क्योंकि इंडिस्क्रीट एक्विजिशन करने से आगे चलते हुए आपको तकलीफ ही होगा। अभी सर हम एक ग्राफिक्स के प्लेट दिखा रहे थे, उसमें जितनी कंपनीज जो अपने बायबैक लेके आया ना, सबका प्रीमियम करीब करीब ऑन एन एवरेज 15% ऊपर आया। मैं आपसे वो वाली कैलकुलेशन तो नहीं पूछ रहा, लेकिन इतना कन्विक्शन आप हमको दिलवा सकते हैं कि यहाँ 15% मौजूदा भाव से ऊपर हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज ने फॉलो किया है इसको। ये देखिए, वो कंपनी में डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसे हैं, जैसे बीपीओ कंपनीज भी हैं, जैसे WNS, जेनपैक्ट देखिए, तो उनका भी काफी ग्रोथ बढ़ चुका है। तो वही हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं इन्फोसिस को मिला के, तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि उनका मॉडल अभी कुछ हद तक चेंज हो गया है और उनका ग्रोथ प्रोफाइल काफी अच्छा हो सकता है, तो उसी में मार्केट्स को कॉन्फिडेंस मिलेगी। ठीक है सर, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस समय आउटलुक थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं दिख रहा। बायबैक से कंपनियां किसी तरह से अपने आप को बचा जरूर रही हैं, लेकिन आउटलुक बेहतर करने के लिए कंपनियों को स्ट्रगल काफी करना पड़ेगा। इस बार की आपको ध्यान होगा सुमित, आउटलुक इन्फोसिस की तरफ से थोड़ा ऐसा दिखाया गया था कि हाँ वो कोशिश करेंगे तो स्थितियां ठीक हो सकती हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो विजुअली भी दिखाया था, अपनी जो गोल्फ कार्ट है उसे लॉन्च करके उसके जो ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस का एक नमूना उन्होंने रखा था, उससे बात साफ कर दी थी कि सिचुएशन थोड़ी उनके लिए बेहतर होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आशीष, आप क्या कहते हैं, क्योंकि पूरे आईटी स्पेस के अंदर सपोर्ट तो दिया जा रहा है बायबैक के थ्रू, लेकिन एक टेम्परेरी सपोर्ट के तौर पे से देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है जो बहुत सब्सटेंशियल हो और अगले 2 से 3 क्वार्टर की विजिबिलिटी दिखा रही हो। इन चीजों को देखते हुए वैल्यूज ठीक है बायबैक किया जा सकता है, दाम अच्छा है इस समय, लेकिन कैश का डिप्लॉयमेंट इसकी बजाय अगर कहीं एक्विजिशन में, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे किसी फील्ड में करते तो ज्यादा बेटर नहीं होता? नहीं, एक बात ये समझना पड़ेगा कि भारतीय कंपनियों की प्रोफाइल क्या है आईटी कंपनीज की, क्योंकि टिपिकली हमारी जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी नहीं है। हम कोई ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट या IBM जैसे कंपनियां नहीं है, हम उनको मेंटेन करने वाली कंपनियां हैं जो भारत से गई हैं, चाहे इन्फोसिस हो या विप्रो या HCL टेक हो, टेक महिंद्रा हो, तो हम सपोर्ट कंपनियां हैं। और ऑलरेडी जो ग्रोथ है सपोर्ट कंपनीज की, उसमें ऑटोमेशन के चलते हुए काफी रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी भी इन कंपनियों के पास में है। और टिपिकली आप इनके एक्विजिशन भी देखें तो जो इन्फोसिस ने भी एक्विजिशन किए थे वो भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या कुछ आपने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किए थे तो वो इसमें स्केल अप होने में बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि एक्विजिशन अननेसेसरी करके अपने बिजनेस को बढ़ाने की बजाय बेटर स्ट्रेटेजी जो एक भारतीय कंपनियां कर रही हैं कि अपना बायबैक के थ्रू एटलीस्ट शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करें, उसको बना के रखें, वो बेटर स्ट्रेटेजी है। तो मेरा मानना यही है कि ये बायबैक रिलेटेड जो डेवलपमेंट है विच इज पॉजिटिव फॉर आईटी कंपनीज, और एक बार ओवरऑल थोड़ा सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव है। ठीक है, सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, इसलिए शायद आज इन्फोसिस टूट भी नहीं रहा। आप देखिए बाजार को उसने पूरी तरह से होल्ड किया, अभी 5% ऊपर। एक शेयर में आपको और दिखाना चाहता हूं, वो है कोल इंडिया। ये भी करीब 4-4.5% की मजबूती के साथ ऑलमोस्ट डे हाई पे ही आके कामकाज कर रहा है। रुका हुआ शेयर था और थोड़ी देर पहले ही हमको राजेश सतपुते की तरफ से भी मिला और सुमित भी कह रहे थे कि कोल इंडिया पर जरूर ध्यान रखें, शॉर्ट मत कीजिएगा, कोल इंडिया ध्यान रखना है आपको। शर्मिला जोशी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मिला, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। मार्केट के अंदर अब
आपका व्यू क्या है, आपका स्टांस क्या है? ये पिछला हफ्ता तो बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड था मार्केट के अंदर, अभी क्या करना चाहिए? अभी ये बिल्कुल सारी डस्ट सेटल हो चुकी है मार्केट की, उठापटक जो था कंप्लीट हो चुका है? यस, सो आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि जब मार्केट्स गिर रहे थे तो डेफिनेटली अराउंड फ्राइडे मंडे थोड़ी बहुत बाइंग मैंने कर ली क्लाइंट्स के लिए, लेकिन उसके बाद इवन वी आर टेकिंग अ ब्रीदर, क्योंकि मुझे लगता है कि विच इज आई थिंक सॉर्ट ऑफ गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट मूड, क्योंकि ऐसे लगता है कि हाँ बाइंग जरूर आई है लोअर लेवल्स पर, और जिस तरह से F&O से संकेत वगैरह भी है, ऐसे नहीं लगता है कि बहुत बड़े शॉर्ट्स खड़े हैं या बहुत बड़े लॉन्ग्स खड़े हैं, तो यही उम्मीद है कि थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है। ये कहना अब राइट एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत मुश्किल है कि यहाँ से बहुत करेक्ट होगा मार्केट या बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, विच इज व्हाई आई थिंक इट्स बेस्ट टू सॉर्ट ऑफ जस्ट वॉच द मार्केट फॉर अ कपल ऑफ डेज। ओके, कुछ शेयर्स देखिए जिसमें एक नाम है ब्लू स्टार का, एक शेयर में बाइंग आई है, रफली 3% के आसपास का मूव इसमें अभी अभी आता हुआ दिखाई पड़ा है। डे हाई पर ब्लू स्टार पहुंच चुका है, एक सडन स्पाइक यहां पर आया है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है। और साथ साथ वर्लपूल, ये दूसरा शेयर है इसी सेक्टर का, इसमें भी कुछ बाइंग आई है, 1174 के स्तरों के आसपास है। हालांकि ये शेयर अभी भी लाल निशान में, लेकिन लोअर लेवल से कुछ पुल बैक्स में आया है। एक दिग्गज शेयर देखिए HDFC लिमिटेड, 1757 1758 के स्तरों पर शेयर आ चुका है, एक अच्छी बाइंग्स में अभी अभी आई है, दिन के ऊपरी स्तरों पर HDFC लिमिटेड को ले आई है। सुमित, इन दोनों के चार्ट्स देखिए, HDFC लिमिटेड और ब्लू स्टार, कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो सकती है इनमें से? दोनों में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। HDFC भी अच्छा लग रहा है, ब्लू स्टार भी अच्छा लग रहा है। आई थिंक HDFC के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ये 1750 के आसपास एक बाइंग की जा सकती है और ऊपर में इमीडिएटली हमें 1800 तक के लेवल्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक ट्रेडिंग के लिहाज से जब तक ये स्टॉक नीचे में 1720 1725 के लेवल नहीं तोड़ता है तब तक स्टॉक में कोई कमी नहीं दिख रही है, और ऊपर में 1800 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल आपका ब्लू स्टार पे था। ब्लू स्टार ने बहुत अच्छा मूव दिया, ब्रेकआउट दिखा रहा है ये स्टॉक, और ये यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। आई थिंक ब्लू स्टार के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशन तो बिल्कुल होल्ड करके चलनी चाहिए। इनफैक्ट प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है आने वाले दिनों में, और यहाँ से ये मान के चले कि 720-22 के लेवल्स, 24 का टू बी वेरी प्रिसाइज एग्जैक्ट लेवल है, 724 के आसपास से ये यहाँ से कम 40 से 50 रुपए की तेजी दिखा सकता है ये स्टॉक। ठीक है, इस पीछे एक पावर ग्रिड को लेकर खबर आ रही है कि करीब 2000 करोड़ रुपया इनके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया कि अलग अलग प्लांट्स में पैसा लगाएंगे। पावर फाइनेंस में तो आज अच्छा खासा मूव है, आज REC भी चल रहा है, लेकिन पावर ग्रिड उतना नहीं चल रहा है। आशीष, आपकी रिकमेंडेशन क्या पावर ग्रिड के अंदर, ये क्यों नहीं चल रहा, जबकि इसके साथ की और जो पीयर कंपनीज है टिपिकली पावर सेगमेंट के हिसाब से वो सब तो चल रही हैं? जी, यदि पावर ग्रिड पे देखें तो इनफैक्ट स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई से 5-7 रुपए ही दूर है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी टाइम बीइंग के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उस स्टॉक को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जहां पे वैल्यू ज्यादा है, जैसे NTPC में अभी वैल्यू काफी अच्छी नजर आती है, या PFC में, या इनफैक्ट आपके कोल इंडिया में भी कई दिनों के बाद में मोमेंटम देखने को मिला है, तो थोड़ा जो वैल्यू बाइंग है उन स्टॉक्स में हो रही है जो चले नहीं है अभी। तो यही एक मुझे एक फैक्टर नजर आता है कि जो पावर ग्रिड अभी भी नहीं चल रहा है और दूसरे स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जी, कुछ शेयर्स देखिए जैसे हिंडाल्को और भारती एयरटेल, इन दोनों के अंदर एक बाइंग आई है। भारती एयरटेल भी और हिंडाल्को भी, इन दोनों में मूव है। हिंडाल्को लाल निशान में, रादर दिन के निचले स्तरों पर हिंडाल्को अब कामकाज कर रहा है, और भारती एयरटेल डे हाई पर है। एक तरफ हिंडाल्को है जो कि दिन के निचले स्तरों पर है, और दूसरी तरफ भारती एयरटेल है जो कि डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। इन दोनों शेयर्स पे तो खैर अभी पूछेंगे राय, लेकिन इस बीच NCLT का मामला अभी भी बढ़ रहा है, और इस पे आलोक प्रियदर्शी मेरे रिपोर्टर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, ये NCLT के अंदर कुछ मामले और जाने वाले हैं, इनकी कुछ लिस्ट जारी होने वाली है, थोड़ा बताएंगे आप? बिल्कुल, जो NCLT के तहत NPA रिजोल्यूशन को लेकर कार्रवाई चल रही है वो आगे बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि कई सारे और भी केसेस RBI NCLT को फॉरवर्ड कर सकता है। जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है सोर्सेज के थ्रू, उसमें ये बताया जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते तक एक और लिस्ट जाएगी जिसमें 12 लोगों का नाम होगा, और इसके बाद भी आने वाले दिनों में लिस्ट जारी होती रहेगी जिसमें कुल 40
जो एनपीए अकाउंट्स हैं उनके नाम हो सकते हैं। तो पहला जो ट्रांच होगा 12 एनपीए अकाउंट्स का, वो सितंबर के पहले हफ्ते तक जारी होगी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आरबीआई ने, जैसे आपको मालूम है कि बैंकों को पहले ही कर रखा था और करीब 55 जो हाई वैल्यू एनपीए अकाउंट्स हैं उनकी लिस्ट भी दी थी और कहा था कि अगले 6 महीने के अंदर आप इसका रिजोल्यूशन करें। जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है जैसे जेएलएफ है, S4A, इन तमाम जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसके तहत रिजोल्यूशन करें और अगर आपसे रिजोल्यूशन नहीं निकलता है तो आरबीआई उस पर एक्शन लेगा और वो एक्शन अब लेने की तैयारी आरबीआई कर रहा है। तो बैंकों को यह भी कहा गया था कि जो भी जेएलएफ या जो S4A में जो उनका रिजोल्यूशन मैकेनिज्म चल रहा है उसकी डेली बेसिस पे रिपोर्ट आरबीआई को सौंपी जाए और उसको मॉनिटर करेगा। तो अब आरबीआई का लगता है कि जो मैकेनिज्म चल रहा है बैंकों का उससे वो संतुष्ट नहीं है और उसके बाद आरबीआई खुद अब इस पूरे जो करीब 40 के करीब एनपीए अकाउंट हैं उनको नजर में रखे हुए है और ये कहा है कि जो भी अभी मैकेनिज्म जो एनसीएलटी में चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितनी जल्दी लिस्ट आएंगे। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि पहली लिस्ट जो दूसरी लिस्ट होगी, पहली लिस्ट जून में जारी हो चुकी है और दूसरी लिस्ट 12 की होगी, वो सितंबर के पहले हफ्ते से पहले आ सकती है। तो उसके बाद देखना होगा कि एनसीएलटी में उसको किस तरह से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के तहत चीजें को मूव किया जाता है आगे। ठीक है, सितंबर के फर्स्ट वीक के वो लिस्ट आ सकती है, 12 से 13 काउंटर्स में हो सकते हैं। आलोक, शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शर्मिला, आरबीआई, सेबी और सरकार तीनों ने ठान लिया कि एनपीएस से मुक्त करना है बैंकिंग सिस्टम को, लेकिन बैंकिंग खुद एनपीएस से मुक्त हो नहीं रहा। इनके नंबर्स में भी दिख रहा है और इनकी प्रोसेस में भी दिख रहा है। कई बार मार्केट के अंदर जब इस तरह का कामकाज हो रहा होता है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। सरकारी बैंकों को अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कुछ और क्लैरिटी के लिए आप वेट करेंगे? बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि एनपीएस कहीं भी नहीं रुक रहे और जाहिर सी चीज है कि बहुत सारे एनपीएस है वो कोर सेक्टर्स में है और पीएसयू बैंक का ज्यादा एक्सपोजर है और इट्स अ लिटिल वरिंग अगर आप इस चीज को देखें इस तरह से कि हम यही उम्मीद करते हैं कि यू नो दैट द नंबर कहीं ना कहीं रुक जाए और एक चीज इस तरह से सामने आए कि अब यहाँ से चीजें बदल रही है और एनपीएस रिजॉल्व हो रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक क्वार्टर ठीक आता है, फिर अगले क्वार्टर फिर से एक शॉकिंग नंबर आगे आ जाता है। तो विच ऑल्सो क्लियरली इंडिकेट्स कहीं ना कहीं कि दैट रिकवरी इज नॉट हैपनिंग ऑन द ग्राउंड लेवल। वो आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि कोर सेक्टर्स में रिकवरी आए वो नहीं आ रही, इसी वजह से दे आर अनेबल टू पे द डेट दैट दे हैव टेकन फ्रॉम to lower their leverage positions. So overall, I think it's a worrying sign for all of, meaning the entire economy, but definitely for PSU banks more than others. So I think कि अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर में रहना है तो प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस, इस तरह के स्टॉक्स में रहिए। जी राजेश, एक बार आप रियल्टी शेयरों को देखिए, 2-3 शेयरों में इसमें इंडिया बुल्स रियल स्टेट, इसमें बाइंग आई है अभी। ब्रिगेड एंटरप्राइज में कुछ अपटिक्स आए हैं। अनंतराज इंडस्ट्रीज करीब 2% के आसपास की बढ़त इसमें भी अभी आई है। डीएलएफ वैसे भी आज तेज है, बहुत ज्यादा मूव नहीं है, कुछ स्टॉक्स में अच्छी तेजी है, कुछ में अभी टिक्स आए हैं। इन चीजों को देखते हुए कोई शेयर आपको लगता है कैरी फॉरवर्ड होगा या फिर कुछ मूव इसमें बढ़ सकता है? नहीं, मेरा एक्चुअली रियल एस्टेट काउंटर्स पे मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू है। मुझे लगता है दिस इज अ रिलीफ रैली। आप डीएलएफ की बात करो तो 150 से यहाँ पे रफली 30-40 रुपीज़ का एक अपटिक आया है। सो इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि जितना स्टीप फॉल था इट्स अ वी शेप फॉल एंड वी शेप रैली, दैट इज व्हाट वी कॉल इन टेक्निकल्स। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फिजल आउट होगा। इट वॉज ए क्विक रिएक्शन टू व्हाट हैपेंड इन द मार्केट। सो अगर यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करे तो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा एटलीस्ट फॉर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए रियलिटी काउंटर जो है वहाँ से थोड़ा दूर और थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर बाजार में प्रेशर आता है तो बीइंग हाई बीटा काउंटर, हाई बीटा सेक्टर, इसमें सेलिंग आएगा। तो दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट काउंटर एनीमोर। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग करें और ज़्यादातर इंट्राडे करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपको सुबह सुबह ध्यान होगा हमने आपके सामने 4 ट्रिगर्स रखे थे। एक ट्रिगर्स दोपहर में और आया, वो था मॉनसून को लेकर। लगातार कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपको मालूम है, आप तस्वीरें तो खैर लगातार टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं कि कई राज्यों में बाढ़ है, लेकिन जो राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो बारिश का अब वो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जून से अब तक सामान्य से 4% बारिश कम हुई है अब तक, यानी कि कल तक की डेट तक। और अगस्त की शुरुआत होते ही मानसून की रफ्तार एकदम से स्लो हो गई है। अगर आप पिछली बार से कंपेयर करेंगे, यानी कि पिछले महीने जो बारिश हुई थी जून जुलाई में, उससे करीब 23% ओवरऑल कम हुई है। हमने कुछ एक आंकड़े भी निकाले, ये आंकड़े राज्य के हिसाब से आप देखिए।
प्रमुख है, खासकर ये वो राज्य हैं जहां पे खेती बाड़ी अच्छी होती है। मध्य प्रदेश में इस बार 21% बारिश कम हुई है, तो ये पहले बार से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब दूसरा एक आपको राज्य दिखाते हैं, उसमें आप देखिए मध्य प्रदेश के अलावा जो नॉर्थ की है ज़्यादातर राज्य, जिसमें आपको दिखेंगे महाराष्ट्र, उसमें 14% की बारिश इस बार कम हुई है। यहाँ पे भी मानसून पहले से थोड़ा कमज़ोर हुआ है। तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश, ये ज़्यादातर हिस्सा इसमें ज़्यादातर लोग इसमें खेती बाड़ी से जुड़े हैं, 20% बारिश यहाँ पर भी कम हुई है। कुछ और राज्य भी आप दिखा सकते हैं, पंजाब, यहाँ से ज़्यादातर चावल आता है, पैडी आती है, और ये करीब 15% यहाँ पे भी बारिश कम हुई है। हरियाणा में भी करीब 24% बारिश इस बार कम हुई है। ये कुछ एक मोटे मोटे राज्य हैं जहाँ पे बारिश कम है। जी शर्मिला, आप तो इनमें से एक राज्य में हैं भी, मौजूद भी हैं, क्या स्थिति है वहाँ की? क्या सही में बारिश कम हो रही है? बिल्कुल, आई थिंक इन अगस्त वी गॉट नेक्स्ट टू नो रेन्स। और जब अगस्त 15 का जो एक पिक्चर जैसे सोशल मीडिया पे चला विद फ्लैग होइस्टिंग हैपनिंग इन असम इन सो मच वाटर, वो हमारे लिए थोड़ा सा शॉकिंग ही था, क्योंकि इधर तो कोई बारिश का निशाना ही नहीं है पिछले 20 दिनों से। खैर, ये मुश्किल कितनी पैदा कर सकता है आशीष, ये अगर कम बारिश हुई है ओवरऑल मॉनसून की एवरेज को भी कम करेगा। पहले अच्छी एवरेज थी, लेकिन अब ये एवरेज कम हो जाएगी। बट मेरा मानना है कि जो मैक्सिमम सोइंग है वो पूरी तरह से हो चुका है, और कोई बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स में कमी होगी प्रोडक्शन में, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरा मानना है कि 10-15% बारिश का कम होने से कुछ एरियाज में ही फर्क पड़ेगा, बट कोई बहुत ज़्यादा नेशन को ड्रॉट आ गया है ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। और उसके अलावा बहुत सारे जो स्टेपल फूड हैं वो गवर्नमेंट के पास में सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टोर में भी रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कोई बहुत इम्पैक्ट आएगा इस बार। जी, कुछ खास इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है सीमेंट के दामों पर। आप देखिए 10 रुपए पर बैग के हिसाब से कुछ दाम कटौती की गई है अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से। बोरी के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, तो कुछ सीमेंट कंपनी से दाम घटाए। अल्ट्राटेक का नाम सबसे ऊपर आ रहा है कि इसने दाम को घटा दिया है, और कुछ इन्फॉर्मेशन इंडिया सीमेंट के रिगार्डिंग भी है सुमित, वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ दाम घटाए हैं। इनफैक्ट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो एरियाज हैं वहाँ पे दाम इंडिया घटाए सीमेंट गए एक्चुअली वहाँ पे तो अच्छा इंडिया है। सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट, डेक्कन सीमेंट जैसी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर इसका मेजर इम्पैक्ट आएगा। राजेश, कोई चार्ट इनमें से आपको लग रहा है सीमेंट में से जिसको लॉन्ग साइड पे या फिर शॉर्ट साइड पे कैरी फॉरवर्ड किया सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट सबसे ज़्यादा वीक है, और अगर आपको पॉजिटिव देखना है तो अंबुजा सीमेंट ज़्यादा पॉजिटिव लगता है। टेक्निकली अगर यहाँ पे इंडिया सीमेंट जहाँ पे शॉर्ट्स की बात करनी है तो 190 का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जो इसका प्राइस पैटर्न है वो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन था जिसको इसने ब्रीच किया लगभग 8-9 ट्रेडिंग सेशन पहले। दिस इज अ रिलीफ रैली, इट इज टेस्टिंग दैट नेक लाइन। तो मुझे लगता है कि ये 190 के ऊपर तो डेफिनेटली जाएगा नहीं, और यहाँ से अगर करेक्शन आता है जो कि इसका प्राइस पैटर्न के हिसाब से लगता है 160 तक ये फिसलेगा। सो करंट भाव से भी अगर किसी को शॉर्ट करना है तो डेफिनेटली ही कैन टेक ए कॉल ऑन इट विद अ स्टॉप लॉस अबव 190। ठीक है, इस बीच कुछ एक और शेयर्स देखिए। अनंतराज इंडस्ट्रीज, ये करीब पिछले 5 से 7 मिनट में करीब 2% ऊपर आ चुका है। अनंतराज इंडस्ट्रीज काफ़ी स्ट्रांग मूव इसके अंदर आता हुआ दिख रहा है, कुछ टिक्स आए हैं इसके अंदर विद द वॉल्यूम, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। आप कुछ एक और शेयर्स भी देख लेते हैं जहाँ पे आज मूव है। आज एक कोल इंडिया के अंदर एक मूव आया था। शर्मिला, ये आपसे मैं आपको पूछना था, कोल इंडिया पे आप भी पहले एक ट्रैक करती रही हैं, आपका व्यू क्या है? एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कॉल तो है, भले ट्रेडिंग कॉल नहीं है। वेल, नॉट रियली एन इन्वेस्टमेंट कॉल, लेकिन मुझे जरूर ये लगता है कि क्योंकि इस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है, तो अगर इफ यू आर इन्वेस्टेड तो आप बने रहिए, लेकिन अगर आप नए से लेना चाहते हो तो थोड़ा आई वुड रियली अवॉइड, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन जिस तरह का द काइंड ऑफ डिमांड दैट देयर हैज बीन, और आउटपुट तो उनका खैर अच्छा ही रहा है, लेकिन जो ऑफटेक रहा है वो थोड़ा स्लो रहा है। तो आई थिंक जब तक वो पैरामीटर्स नहीं बदलते हैं तब तक थोड़ा मुश्किल लगता है। और इट्स अ लिटिल अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जो बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज थे वो काफी क्लियर हो गए थे कोल इंडिया के लिए, एंड इट्स ऑलवेज बीन अ हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स लैंग्विशिंग एट दीज लेवल्स। जी सुमित्रा, 2-3 चार्ट्स देखिए। एक चार्ट देखिए अबान ऑफशोर का, एकाएक के शेयर के अंदर बाइंग आई है, 5-5.5% का एक स्पाइक है दिन के ऊपरी स्तरों पर, अगर अब 11% ऊपर आ चुका है। डॉल्फिन ऑफशोर इनफैक्ट पूरे ऑफशोर स्पेस के अंदर डॉल्फिन ऑफशोर भी आप देखिए, डॉल्फिन ऑफशोर, अबान ऑफशोर, दो नाम तो डिम्पी ने बता दिया।
एक ग्रेट ऑफशोर भी दिखाई है, जियोल ऑफशोर के नाम से ये कंपनी कामकाज करती है। तो जिस तरह का मूव इस ऑफशोर शेयरों में दोनों प्रोमिनेंट कंपनीज में है, इसमें हालांकि अभी तक कुछ नहीं आया। दीप इंडस्ट्री ये एक और ऐसी कंपनी है, और HOEC, उन दोनों में भी एक जो मूव है वो किस तरह का है। डॉल्फिन ऑफशोर हरे में है, 17% ऊपर है। सेलन एक्सप्लोरेशन करीब 5% ऊपर कामकाज कर रहा है। अबान ऑफशोर 10% ऊपर कामकाज करता है। तो सुमित, इसी सेक्टर में से आप कोई चार्ट निकालिए, अबान में, डॉल्फिन में या सेलन में कोई ऐसी तेजी है जिसको होल्ड किया सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो? बिल्कुल, सेलान एकदम नीचे, आवान एकदम लोअर लेवल से तेजी दिखा रहा है। इनफैक्ट आवान का चार्ट ओवर सोल्ड है, और आज पहला दिन है जब आवान के अंदर हमने इतना नीचे से शॉर्ट कवरिंग देखते हुए देखने को मिला है। अभी 15 मिनट पहले ही हमने इसके ऊपर कॉल बनाया, और ये इमीडिएटली स्टॉक 10 से 12 रुपए की तेजी लास्ट 10 मिनट में दिखाया है। स्टॉक यहां से और भी तेजी दिखा सकता है, और शायद हमें ऊपर में 190 से 200 तक के लेवल्स आवान के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जिन भी लोगों ने आवान में लॉन्ग करके रखा हुआ है वो लॉन्ग पोजिशन होल्ड करें। जैसे ये 180 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमें ये स्टॉक ऊपर में 200 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखाएगा। एक अच्छा स्टॉक है सेलान एक्सप्लोरेशन। सेलान के अंदर भी फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल्स पे। सेलान यहां से इमीडिएटली अगर स्टॉक ऊपर में 175 176 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये स्टॉक अच्छी तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर इसके अंदर भी हमें 190 से 200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 175 के ऊपर क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, और प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की सलाह भी रहेगी। ठीक है। वैसे सेलन एक्सप्लोरेशन पे सुमित, मार्केट में ये बात भी चल रही है कि हो सकता है इनका बायबैक भी आ जाए। और ये बायबैक किस रेट पे आएगा, ज्यादातर शेयर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये भी बायबैक अपना ऊपर लेके आ सकते हैं। इनकी लिक्विडिटी थोड़ी कम है, फ्लोटिंग कम है, पर जो भी बायबैक आएगा शायद 33% इक्विटीज को भी हिलाने की हिम्मत रखता है। इतना बड़ा आ सकता है बायबैक, तो कम इक्विटीज फ्लोटेड और ज़्यादा बड़ा क्वांटम, दोनों चीज़ें सेलन एक्सप्लोरेशन पे ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। इन्फोसिस पे किसी तरह की कोई कमी नहीं दिख रही है, आज भी स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा है। एक और शेयर आप देख सकते हैं, टेक महिंद्रा। अभी थोड़ी देर पहले राजेश सतपुते हमको बता ही रहे थे कि ये शेयर अच्छा है और भी चलेगा। राजेश, एक और शेयर देखिए आप, गेल, क्या ये भी चल सकता है? इसको क्या BTST करके जा सकते हैं गेल को? देखिए, BTST करना है तो इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए 373। अपसाइड में इसका जो टारगेट बनेगा, इसका इनफैक्ट एक छोटा रेजिस्टेंस बनता है डिम्पी 380 का। इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे सांशक हूँ, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। अगर लेवल तोड़ता तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अगर फिर भी अगर कॉन्ट्रा व्यू लेना ही है तो 373 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे। 380 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, अगर वो निकाल दे तो 386 87 तक जाएगा। डिम्पी, इनफैक्ट मैं यहाँ पे और एक ऐड करना चाहूंगा, आप जस्ट डायल देखिए। मुझे लगता है अगर BTST करना है तो जस्ट डायल एक अच्छा कैंडिडेट है। 360 का यहाँ पे एक बेस है, आप इसमें देखिए 368 का इसने हाई किया, 368 से यहाँ पे एक लॉन्ग लिक्विडेशन, जो इंट्राडे पोजीशंस वाले होते हैं वो क्लोजिंग के पहले यहाँ पे लॉन्ग लिक्विड करते हैं। तो 360 के आसपास का बेस बन रहा है। पोजिशनल बेसिस पे सोचे तो 350 का एक स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में मुझे लगता है जो पड़ाव है, नेक्स्ट पड़ाव जो नेक्स्ट लेग है वो है 388 का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है 428 से लेके 430 तक का एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आना चाहिए। सो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन बनता है एज फार एज द कॉल इज कंसर्न। जी शर्मिला, एक अभी डिम्पी बात भी कर रहे थे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस में बायबैक है, बायबैक की तारीख आ चुकी है, क्वांटम अभी नहीं आया है और प्राइस नहीं आया है। आकलन एक ये कहता है कि अगर पुराना हिस्ट्री को उठा के देखें, जितनी पुरानी कंपनीज की हिस्ट्री को उठाएं, तो बायबैक कहीं 1210 1220 मैक्सिमम अपर साइड पे आ सकता है, और करीब 3.5 करोड़ के आसपास जो शेयर्स हैं वो शायद यहाँ पर होते हैं। 3.5% करीब शेयर 7.5 करोड़ रुपए के आसपास बैठते, 7.5 करोड़ के आसपास वो शेयरों के ऊपर आ जाए। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है या फिर जो बज़ है बाजार में, वो 1250 और 1300 रुपए की बात करता है। इन दोनों चीजों को देखते हुए अगर ये दाम पर भी आता है या लोअर एंड पे भी आता है, तो क्या बायबैक में शेयर डिप्लॉय करें या होल्ड करें? आई थिंक दे देने चाहिए एक बार, बिकॉज अगर आपका थोड़ा भी एक्सेप्ट हो जाता है तो जिस तरह का आउटलुक है आईटी के लिए, उसमें आपको शायद फायदा ही होगा, एंड यू कैन ऑलवेज बाय बैक द शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। सो आई थिंक इफ यू गेट अ बिट ऑफ अ प्रीमियम तो डेफिनेटली उस खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स का एक बार उसको फायदा उठाना ही चाहिए। ठीक है, एक और भारी भरकम शेयर दिखाता हूँ आपको। थोड़ी देर पहले सुमित ने एक ऑप्शन के तौर पर दिया था, NTPC की कॉल दी थी, मेरे को याद है 175 रुपए की स्ट्राइक की कॉल थी, 2.5 रुपये रेट थे जिसको हमको लेना था, 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना था, 7 रुपये का टारगेट है। ये शेयर एकदम से सडन स्पाइक के साथ अभी और ऊपर आ गया है। ये थोड़ी देर पहले की कॉल थी जो कि 5 से 7 रुपये के टारगेट के सी। सुमित, आपने जो कॉल दी है वो तो अच्छी चल रही है। ऑप्शंस में फ्यूचर भी ले सकते हैं इसका, ऑप्शंस तो ले ही लिया होगा जिन्होंने लेना होगा, प्रॉफिट भी हो रहा है उनको, उनकी तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा दे रहा हूँ। अब फ्यूचर भी ले लें क्या?
अरे थैंक यू वेरी मच डिम्पी। देखिए क्लासिक मूव देखने को मिला है एनटीपीसी में। इनफैक्ट आधा घंटा भी नहीं हुआ है हमको वो कॉल देके और ये एनटीपीसी में हमने एक क्लासिक मूव देख लिया। इनफैक्ट फर्स्ट टारगेट के पास आ चुका है, 4.25 का हाई भी लग चुका है। आई थिंक इमीडिएटली और भी तेजी दिखाएगा और हमें 7 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। एनटीपीसी के अंदर जो हमने ऑप्शंस की रणनीति दी थी उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर ले। अभी 3.5 रुपए के आसपास अगर मिलती है थोड़ी देर में तब ले ले और उसके अंदर स्टॉप लॉस लगा ले फिर 2.5 रुपए के आसपास का, यानी जो पहले हमने 2.5 पे दी थी और 1.5 का स्टॉप लॉस दिया था वो 3.5 पे बाय करे और 2.5 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में 7 का टारगेट ले। जी एक बार पूरा पीएसयू स्पेस देखें। इनफैक्ट एनटीपीसी में तो बाइंग है ही, कोल इंडिया भी इसको सपोर्ट कर रहा है, इन दोनों में खरीदारी है। प्लस आप बीईएमएल को देखिए, बीईएल को देखिए, एसटीसी, एमएमटीसी, ड्रेजिंग कॉप, कंटेनर कॉप, इन सब में कुछ कुछ मूव है। ईआईएल करीब 1.5% ऊपर है। इसके अलावा एमएमटीसी बाइंग है। ड्रेजिंग कॉप करीब 30 रुपए ऊपर कामकाज कर रहा है। कंटेनर कॉप करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भी रफली 2 रुपए के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो मोर और लेस पीएसयू स्पेस में बाइंग है और सुबह से बाइंग है, सस्टेन भी कर रही है। अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3% ऊपर कामकाज करते हुए। आशीष, कोई शेयर पीएसयू स्पेस से आपको लगता है कैरी फॉरवर्ड हो? कोल इंडिया तो एक अभी के स्तर पर भी अगर देखा जाए, यानी कल की क्लोजिंग भी देखें तो करीब 8 से 9% के आसपास खाली डिविडेंड यील्ड ही बैठता है 2017 के डिविडेंड के हिसाब से। तो अच्छी वैल्यू बात यहाँ पे हो ही रही है। लेकिन कोई और शेयर यहाँ पर जिसमें मूव हो सकता है? देखिए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 स्टॉक अभी भी देखे जा सकते हैं, वो है बीईएमएल और एनटीपीसी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि क्योंकि एनटीपीसी भी अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के पास में पहुंच गया है, तो थोड़ा सा आप जब स्टॉक 52 वीक हाई के पास आते हैं तो उनमें एक मोमेंटम और एक वॉल्यूम डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एनटीपीसी मुझे लगता है 180 रुपए तक बिल्कुल इस रैली में जा सकता है। और ऐसे ही बीईएमएल क्योंकि अभी काफी सारे कल अनाउंसमेंट हुए मेट्रो को लेकर, तो उसका भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहेगा। और ये भी आज स्टॉक 52 वीक हाई क्रॉस किया है, तो मुझे लगता है 2000 रुपए भी ये स्टॉक ब्रीच कर सकता है। तो ये 2 स्टॉक मुझे ज्यादा पसंद है। इस बीच आप एचडीएफसी को देखिए, इसको लेकर एक खबर भी आ रही है एचडीएफसी लाइफ पे। सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको जानकारी दी थी कि मैक्स फाइनेंशियल के साथ वो नहीं जा रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ एक दिनों में डीआरएचपी आ सकता था। अब हमको ये खबर मिल रही है कि डीआरएचपी यानी कि आईपीओ के लिए जो जा रहे हैं उसमें करीब 0.25% तो हिस्सेदारी बेचेंगे एचडीएफसी के अंदर, ताकि लाइफ का आईपीओ लेके आ जाए। और कल ही ये डीआरएचपी यानी कि जो प्रोसेस होती है कागज भरने की आईपीओ के लिए, वो भर दिए जाएंगे। मैक्स फाइनेंशियल के साथ पहले जाना चाहते थे, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, बटे नहीं है। आने वाले दिनों में एक अपॉर्चुनिटी शायद उनके पास अभी भी रहेगी, लेकिन ये दीपक पारी ने खुद सबसे पहले एक्सक्लूसिवली हमको बताया था। अनुराग हमारे रिपोर्टर थे, उस दिन बारिश थी बहुत बॉम्बे में, वो अकेले वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने हमको ये जानकारी दी थी और अभी बिल्कुल पुष्ट हो गई है। जी बिजनेस की खबर पे एक और मोहर लगी, सुबह जीएमआर की खबर आई और अब एचडीएफसी। एक चीज देखिए डिम्पी, आप 9% स्टेक की वैल्यू 8000 करोड़ रुपए के आसपास ये बना रहे हैं। कहीं इसके हिसाब से इसकी वैल्यू बैठती है 80,000 करोड़ रुपए के आसपास। नहीं, इंश्योरेंस कारोबार की वैल्यू खाली 80,000 करोड़ रुपए बैठती है। 2,80,000 करोड़ रुपए एचडीएफसी की टोटल मार्केट कैप के आसपास है। यानी कि जो कंपनी का बिजनेस है, अगर ये 40% के आसपास से ज्यादा कंपोज करता है, तो जो प्रीमियम इसको मिल रहा है, ये प्रीमियम मार्केट में अभी फिलहाल किसी इंश्योरेंस कंपनी के शेयर को नहीं मिल रहा होगा। शर्मिला की मोटी मोटी कैलकुलेशन के हिसाब से यह आकलन किया गया है, 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका वैल्यू रखा गया है और 9 से 10% के आसपास, यानी 80,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू कहीं बैठती है। तो क्या कर सकते हैं एचडीएफसी लाइफ में, और इसके मद्देनजर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसी कंपनियों को क्या वैल्यू मिलेगी? बिल्कुल, आई थिंक मोर देन एचडीएफसी मुझे लगता है कि उन सब कंपनियों को देखना चाहिए जहां पर इस तरह की प्रक्रिया हो सकती है आगे चलकर। बिकॉज आई थिंक दैट मार्केट हमेशा से ही एचडीएफसी को प्रीमियम देता आया है एंड आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू डू सो। दैट्स फॉर वेरियस रीजंस। आई थिंक उनका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज नॉट दी ओनली रीजन। जैसे कि आप जानते हैं, वेदर इट इज टू डू विद द रियल एस्टेट बुक और सभी बिजनेसेस में उनको एक प्रीमियम मिला है। एंड एचडीएफसी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई सेड इट्स अ सम ऑफ पार्ट सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस, और सभी उनके जो पार्ट्स है जो एक बार अगर चलने लगे तो सब वैल्यू अनलॉक होगा, वेदर इट इज एएमसी, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, बैंक, देयर मेन बिजनेस एक्सेट्रा। एंड आई थिंक इंटरेस्टिंग थिंग इज कि बाकी और भी ऐसी कंपनीज है जो इस तरह का मूव कंसिडर कर रही है, लाइक वी आर हियरिंग ऑफ रिलायंस, एएमसी, वो एक अच्छा बड़ा मूव हो सकता है। सो आई थिंक इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू सी अदर बिजनेसेस एंड अदर स्टॉक्स विच फॉलो दिस राउट, बिकॉज आई थिंक एचडीएफसी को तो प्रीमियम मिलेगा ही। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं आप। और अभी कुछ फाइनल बेट भी देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर इस समय थोड़ा मोमेंटम है, इसके अंदर फाइनल बेट आपकी हेल्प करेगी। देखते हैं फाइनल बेट।
आज हमारे साथ संदीप है फाइनल बेट बताने के लिए। बताएं संदीप। देखिए डिम्पी, आज आईटी फ्लेवर है मार्केट का, हम देख रहे हैं पूरे सेक्टर में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस की खबरों का असर है। मजेस्को एक कंपनी है मिड कैप आईटी स्पेस में, जिसपे आज आप नजर रख के चल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें बीते 4 दिनों से लगातार इस काउंटर में जो खरीदारी का इंटरेस्ट है वो देखने को मिला है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे अगर आप देखें तो अच्छा खासा पुल बैक डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है और सभी अहम जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर ये शेयर आपको कारोबार करता नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आप इसके डिलीवरी वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो काफी मजबूत आपको नजर आएंगे। 8 दिन का अगर आप औसत डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे तो करीब 46% के आसपास आपको नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ पे इस कंपनी को लेकर एक बज़ भी है कि सरकार से हो सकता है कि एक बड़ा ऑर्डर डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। इंश्योरेंस से जुड़ा ये बड़ा ऑर्डर हो सकता है, जिसकी वजह से आप देखिए यहाँ पे जो बाइंग इंटरेस्ट है वो काफी स्ट्रांग बीते कुछ दिनों में देखने को मिला। और इनफैक्ट आज ही इसकी जो यूएस की एक इंश्योरेंस आर्म है उसको लेकर भी अच्छी खबर आई थी, जिसकी वजह से भी काफी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए फंडामेंटली तो अच्छी खबरें हैं ही और टेक्निकली भी चार्ट पैटर्न काफी मजबूत है। तो आप 380 तक के जोन के लिए इसे अप्रोच कर सकते हैं। 358 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। चलिए 380 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 358 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आज एक अच्छे मोमेंटम में भी है, 2.5-3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। आशीष, मैं जिसको देखें और साथ साथ मैस्टिक भी देखें, दोनों कंपनीज जो हैं वो पेरेंट है और सब्सिडरी है, दोनों में आज मूव है। 3-3.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। इनमें से कोई कंपनी को आप ट्रैक करते हैं? बहुत एक्टिव ट्रैकिंग में तो नहीं है आईटी स्टॉक्स, क्योंकि ऑफ लेट इन स्टॉक्स ने कोई इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। बट मेरा मानना है कि जो आईटी स्टॉक्स के जो वैल्यूएशंस में ये कूल ऑफ आया है, तो उन कंपनियों में जिसमें अभी भी ग्रोथ की एक विजिबिलिटी नजर आएगी, उनको बिल्कुल वैल्यूएशन मिलता रहेगा। सेकंड, मोस्ट ऑफ द कंपनियां जो इस सेगमेंट में वो डेट फ्री भी होती हैं, तो एक कैश जनरेशन में कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, तो बाय बैक, ज्यादा डिविडेंड इस फॉर्म में इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देती रहेंगी। तो यदि या इस सेगमेंट में देखा जाए तो मुझे 2 कंपनियां, एक इंटेलेक्ट डिजाइन है, एरिना, इस कंपनी में आज अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला है, इसको भी देखा जा सकता है। और इनफैक्ट मैजिस्को 20 लेवल पे अट्रैक्टिव लगता है और डाउनसाइड रिस्क इन दोनों स्टॉक में काफी कम नजर आती है। सुमित, आपको ध्यान है हमने अंतिम बाजी की शुरुआत की तो इसमें एक आता कि बैंक निफ्टी या तो 90 गुम कर देगा या तो 190 हो जाएगा। दिखाइए एक बार जरा बैंक निफ्टी। 190 पूरा हो गया। या तो चलना था या तो टूटना था, ये एक्सपायरी का फैक्ट है। ये राजेश से सवाल पूछा भी गया था, तो अब राजेश से पूछ लीजिए अब क्या करें। 190 तो हो गया राजेश, 190 तो हो गया, 90 से ये मैंने कहा कि एक्सपायरी इसी रेंज में है। क्लियर कट था कि ये एक शॉर्ट ट्रायंगल बन रहा था 24,200 और 24,500 का। मुझे लगता है आज के लिए 24,200 पकड़ के चले। लेकिन डिम्पी, सबसे बड़ी बात है निफ्टी को देखिए, निफ्टी फिसल रहा है ऊपर के लेवल से, तो थोड़ा सा वही मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। आई होप सो कि आज 9890 का लेवल न तोड़े। अगर टूटता है तो फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि ये लॉन्ग जो हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो रिलीफ रैली हम जो खेल रहे हैं वहाँ पे उसको कब तक खेले। जी, इनफैक्ट जो डिम्पी आपने बैंक की बात की, इसमें 2 नाम देख लीजिए, एक है सेंट्रल बैंक है, एक इंडियन ओवरसीज बैंक। इन दोनों में जो गिरावट है वो अभी भी थोड़ी सी गहराई है। सेंट्रल बैंक दिन के निचले स्तरों पर आ गया, 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, एक सडन फॉल यहाँ पर आया है। और इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पर भी जो गिरावट है वो थोड़ी सी गहराई है, ये भी डे लो के आसपास आ गया। और रादर जो बैंकिंग में अभी भी गिरावट बढ़ी है वो बाजार को भी नीचे ड्रैग कर रही है। निफ्टी 9903 यानी 9900 के स्तरों के अब बेहद करीब आ चुका है। एकाएक बिकवाली मार्केट्स के अंदर आई है और जो बिकवाली आई है उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कुछ मिड कैप बैंक्स तो यहाँ पे शामिल हैं जहाँ पे बिकवाली है। कुछ टायर स्पेस के अंदर बिकवाली थोड़ी सी गहराते हुए दिखाई पड़ी है। फार्मा में बायोकॉन, एक बार आप इसे भी देखें, बायोकॉन में एक बड़ा एराटिक मूव है। पहले गिरावट, फिर तेजी, फिर दोबारा गिरावट, मोर लेस फ्लैट रहा, लेकिन पूरे दिन का जो स्विंग है उसमें काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतें आई होंगी। इसके अलावा जो शेयर में डीएलएफ में हालांकि एक तेजी आई थी, एक अपटिक आया और फिर अपटिक के बाद वापस डीएलएफ ऊपरी स्तरों से कुछ बिकवाली यहाँ पर ऊपरी स्तरों से आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी भी जहां बाइंग देखने को मिल रही है उसमें एक शेयर देखिए आप, GSFC, स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ ये शेयर ऑलरेडी कामकाज कर रहा था, थोड़ी तेजी इसमें और बढ़ी है, अभी 8% ऊपर आ चुका है। और एक है GMDC, यहाँ पर भी कुछ बाइंग अभी आते हुए दिखाई पड़ी है। GSFC भी और GMDC भी, इन दोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी खरीदारी आई है। GSFC अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आया है, GMDC में हालांकि इतना ज्यादा मूव नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा है। सुमित, 3:15 के आसपास हो गया है, कोई 2 ट्रेड्स आपको लगता है कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं?
देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अपने ऑफशोर कंपनीज में एक बातचीत चल रही थी। आई थिंक ऑफशोर कंपनीज के अंदर एवान ही एक अच्छा स्टॉक है जिसके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। दूसरा, एक जीएमडीसी भी अभी प्रेजेंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, जिसके अंदर भी पोजीशंस बनाई जा सकती है। पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक एक अच्छा मूव दिखा रहा है और जीएमडीसी के अंदर अभी ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम बिल्डअप होने वाला है। 140 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक के अंदर प्रेजेंट लेवल्स के अंदर बाइंग बनती है। 137 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और ऊपर में इमीडिएटली 148 तक के टारगेट्स हमको जीएमडीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार जरा ग्लोबल सेटअप भी देख लेते हैं कि मार्केट जो अब सिर्फ अपने डोमेस्टिक वजह से टूट रहा है या फिर ग्लोबली तो कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है। एक बार जरा यूरोपियन मार्केट्स को दिखाइए, बाद में यूएस के फ्यूचर्स और फिर एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दीजिएगा, थोड़ी स्थिति पता लगेगी कि बाजार के अंदर इस समय हो क्या रहा है। पहले एक बार जरा यूरोपियन मार्केट दिखाइए। आज ये ऑलमोस्ट थोड़ा नेगेटिव खुले थे। ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट्स के इंडेक्सेस करीब 0.5% या 0.25% के आसपास की गिरावट के साथ थे। अभी जस के तस है, कोई रिकवरी नहीं है यूरोपियन मार्केट्स में। जो गिरावट के साथ ओपन हुए थे अभी भी लाल निशान में और तीनों इंडाइसिस हैं। और यूएस के फ्यूचर्स दिखाइए था और नेस्डेक के फ्यूचर्स, वहां पर भी कुछ खास बड़ा मूव नहीं देखने को मिल रहा। तो ठीक टिपिकली आप इंडियन स्टॉक मार्केट की तरह यूएस को भी रख सकते हैं। वहां पर भी ऑल रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार में कामकाज हो रहा है। लिक्विडिटी, अर्निंग्स और कई पॉलिसी वाली जो खबरें हैं वो अपना असर दिखा रही हैं। अभी वहां पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है जी। एडवांस डिक्लाइन देखिए, ये ऑलमोस्ट ज्यादा बिगड़ी हुई नहीं दिख रही है। अभी भी आप देखिए 874 शेयर एनएससी पर, इसी तरह से बीएससी पर भी स्थिति ज्यादा नाजुक नहीं दिख रही है। 1300 और 1100 का फर्क चल रहा है और एनएससी के जो टोटल 51 शेयर है उसमें 33 शेयर है, यानी कि फ्रंट लाइन काउंटर्स कुछ टूट रहे हैं। कुछ शेयर्स आपको बताऊंगा, शायद आपका इंटरेस्ट कीजिए भी। एक रैमको सिस्टम को देखिए, एकाएक इसमें फॉल आया है 5% का, सडन फॉल आया है और ये शेयर अब डे लो पर आ चुका है। 343 के आसपास का भी इसमें लेवल देखने को मिल रहा है। एक फॉल है, 363 रुपए में था कुछ देर पहले और 20 रुपए एकदम से इसमें वाइप आउट हुआ। अब देखिए सडन फॉल दिन के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है, 5% का फॉल है। और एक कावेरी सीड 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। कुछ दिन पहले आपसे शायद बात भी हो रही थी कि कावेरी सीड में जब 1 रुपए का फॉल आता है तो सिर्फ देखने में 1% होता है, लेकिन जब फॉल होती है तो इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है। 19 रुपए नीचे कावेरी सीड, क्या कहना चाहेंगे डिप्पी? देखिए, कावेरी सीड्स के फ्यूचर इस समय वीक है। ये फ्यूचर्स के अंदर क्लियर कट शॉर्टिंग देखने को मिल रही है। राजेश, एक बार जरा आप ही देखिए कितना और डीप कट आ सकता है इसमें कावेरी सीड्स के अंदर। ये फ्यूचर में शॉर्टिंग तो है। डिम्पी जस्ट अ सेकंड, या डिम्पी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो था 554 के आसपास, जहाँ से पलटा है। टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज़ 562, आई एम वेरी सॉरी, इट वाज 562 जहाँ से ये घूमा है। दैट वाज नथिंग बट इट्स 200 DMA लेवल। तो मुझे लगता है डिम्पी ये जो फॉल था हमने जो देखा था 6,680 से लेके 500 तक का, इसका ये टेक्निकल पुल बैक था। और जो रिलीफ रैली जो मैं सुबह से जो शो के शुरू से बोल रहे कि रिलीफ रैली का ये जो पुल बैक था मुझे लगता है कि ओवर हो चुका और फिर से इसमें एक प्रेशर आएगा। लगभग इसका जो रिसेंट लो था वो था 480 470 के आसपास। तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि एक बार ये इसका जो लो है ये एक बार के लिए रिटेस्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट इनिशिएट करना है तो स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा 570 का, और फिर यू कैन ट्रेड फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 470। इनिशियल सपोर्ट जो रहेगा, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है वो लगभग 500 के आसपास का होता है। तो करंट भाव से भी अगर करे तो रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर है शॉर्ट के लिए। ठीक है, शॉर्ट कर सकते हैं कुछ और BTST कॉल्स भी आप देख लीजिए। और साक्षी मेरे साथ जुड़ी है, साक्षी बताएं। शुक्रिया डिम्पी। निर्मल बैंक की तरफ से 2 कॉल्स आई हैं। पहले HDFC लिमिटेड को बाय करने के लिए कह रहे हैं, 1800 के ऊपर में टारगेट्स देखते हैं, नीचे में हमें 1730 का सपोर्ट लेना होगा। साथ ही इन्होंने एक और पिक दी है BTST में, ग्यूफिक बायोसाइंसेज इनकी पिक है, जहां पर 78 के ऊपर में ये टारगेट्स देखते हैं, 70 पर हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। जगदीश ठक्कर से भी हमने बातचीत की, BML इनको पसंद है और यहाँ पर ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1900 के टारगेट्स के लिए और नीचे में 1850 का यहाँ पर स्टॉप लॉस देने के लिए कहा है। इन्फोसिस भी इनको पसंद आ रहा है और यहाँ पर ऊपर में 1030 के टारगेट्स देखते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं। 1015 का हम स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। किरण जाधव से हमने बातचीत की और उन्होंने फाइनेंस पे से PFC को चुना है और यहाँ पर खरीदारी की सलाह 133 के ऊपर में ये टारगेट्स देखते हैं, नीचे में 123 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चल सकते हैं। और आज की आखिरी कॉल जो है वो IT स्पेस है, हेक्सावेयर इन्हें पसंद है और 289 के ऊपर में टारगेट्स देखते हैं, 271 पर हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये सभी ट्रेड आपको बताए गए हैं। इसमें मिड कैप IT के स्टॉक्स हैं और कैश के भी कई सारे शेयर हैं जिनके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी के भी डिम्पी बात कर रहे थे, इंटेंसिटी और गहराई है, 1% नीचे बैंक निफ्टी आ चुका है और मेजरली जो बिकवाली आ रही है उसमें कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक और ICICI बैंक की तरफ से आ रहा है। ICICI बैंक निफ्टी को ड्रैग करने में 6 पॉइंट्स का और HDFC बैंक निफ्टी को ड्रैग करने में 13 पॉइंट का
कर रहे हैं। ICICI बैंक भी दिन के निचले स्तरों पर है, HDFC बैंक भी दिन के निचले स्तरों पर है, सेंट्रल बैंक देखिए और इंडियन ओवरसीज बैंक देखिए, ये सभी बैंक जो हैं वो एक स्लाइड डाउन दिखा रहे हैं। शर्मिला, कोई बैंक ऐसा लगता है कि यहाँ पर वैल्यू बाइंग हो सकती है, लोअर लेवल पर कुछ पिक किया जा सकता है? No, I'm not in so much in favor of value buying, क्योंकि फिर तो आपको वो पूरा PSU बैंक्स का ही लिस्ट मिल जाएगा। So I think बेहतर ये होगा कि अगर करेक्शन इस तरह से गहराता है तो खास करके इफ इट स्पिल्स ओवर टू द कॉर्पोरेट बैंक्स, तो उसमें आप येस बैंक, इंडसइंड बैंक, DCB बैंक इस तरह के नाम देख सकते हैं। लेकिन आई वुडंट रियली लुक फॉर अ वैल्यू बाइंग प्रोपोजिशन इन द बैंकिंग सेक्टर। कुछ एक और शेयर्स जो भी थोड़ा चल रहे हैं अभी भी, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। देखिए अभी भी 2% ऊपर ही रुका हुआ है। ये आइडिया के अंदर अभी भी 2.5% का मूव है, और एक BEL है, ये करीब 4.5% ऊपर है। इनमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका निफ्टी बैंक और खासकर निफ्टी जिस तरह से गिरावट या फिर आपको वीकनेस दिखा रहा है। आशीष, इसमें से कुछ ऐसा ठीक है जिसको हम डिलीवरी में रख सकते हो या फिर लेके रखना चाहें? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब जो लिकर सेक्टर है बिल्कुल वहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढे जा सकते हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट और रेडिको खेतान इनफैक्ट दोनों में बाइंग की जा सकती है इस लेवल पर भी। मेरा मानना है कि जो अगले क्वार्टर के नतीजे आएंगे वो भी काफी अच्छे रहेंगे, और सेक्टर का भी एक री रेटिंग हो रहा है, तो जो लीडर्स हैं बेटर उनके साथ जाना चाहिए। तो यूनाइटेड स्पिरिट और रेडिको खेतान बेस्ट बाइज। जी सुमित भाई, चार्ट देखिए आप, अपोलो हॉस्पिटल के 32 महीनों के निचले स्तरों के आसपास अभी शेयर कामकाज कर रहा है। एक बड़े लंबे अवधि के बाद में गिरावट आई है, हालांकि थोड़ा पुल बैक जरूर है लोअर लेवल से, लेकिन अभी 5% नीचे है। क्या करना चाहेंगे इसमें? क्या शॉर्ट? सुमित, इसमें खबर जो आज नी रिप्लेसमेंट वाला था ना, कि अगर आप नी अपनी बदलवाते हो तो गवर्नमेंट ने कैप कर दिया है। एक रिपोर्ट मार्केट के अंदर ये निकल के आई कि अपोलो हॉस्पिटल को भी बड़ा नुकसान होगा इससे, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट में अपोलो हॉस्पिटल नंबर 1 था इंडिया के अंदर जी। और उसके अंदर हुआ क्या कि ये भी 1.5 लाख से ऊपर का चार्ज करते थे। तो सरकार ने जो कैपिंग की है, ये अपोलो हॉस्पिटल को नुकसान दे रही है। इनफैक्ट ये ज्यादा नी रिप्लेसमेंट ऑप्टो सर्किट का और अबोर्ड का बता रहे थे, एक्चुअली वो इक्विपमेंट देते हैं, लेकिन टोटल सर्जरी इक्विपमेंट के साथ मिला के अपोलो हॉस्पिटल करता था। जिस तरह की नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, क्या पोर्टफोलियो में से रिप्लेस किया जाए? अब ये तो आपको गेस्ट ही बताइए क्या करना चाहिए, इसे पोर्टफोलियो में रिप्लेस कर दें या फिर अभी भी रखा रहने अपोलो हॉस्पिटल? आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन दे चुका है। ये स्टॉक पे इमीडिएटली वीकनेस देखने को मिल रही है, और अभी जब तक इसके अंदर अच्छा खासा अपमूव देखने को नहीं मिलेगा तब तक इसके अंदर फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। ये स्टॉक ने पिछले कई हफ्तों, इनफैक्ट कई महीनों से एक वन वे डाउनफॉल दिखाया है, और अभी तो इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। लास्ट 2015 से लेकर 2017 के आसपास के जो भी लोस थे वो इसने ब्रेक कर दिए, और उसके नीचे ये क्लोजिंग भी दे रहा है। आई थिंक इमीडिएटली ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और कोई भी पुल बैक आता है तो एक बार एग्जिस्टिंग लॉन्ग से निकले, क्योंकि शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी नीचे में हमें ये स्टॉक 1050 या फिर 990 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। इमीडिएटली 1050 के टारगेट मान के चले, फ्रेश बाइंग इस स्टॉक के अंदर अवॉइड करें। ठीक है, इस पे थोड़ी अवॉइड करना चाहिए। जो गिरावट आ रही है ना, इसको पुल बैक की तरह नहीं देखना, अभी इससे थोड़ा दूर ही रहना है आपको। वैसे तो नितिन ने आपको शॉर्ट करवाया था 2 बजे के आसपास, अब अभी इससे दूर रहिए। एविएशन शेयर्स के 2 शेयर हैं, जेट और इंडिगो, इनके अंदर भी गिरावट आ रही है। इन दोनों शेयर्स को भी आप देखिए, ऊपरी स्तरों से ये भी हल्के हो रहे हैं। जेट एंड इंडिगो दोनों शेयर्स ऊपरी स्तरों से थोड़ा टूट रहे हैं। इसके अलावा आज एक्सिस बैंक की तरफ से एक अच्छी खबर ही आई कि अगर आप 20 साल के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो एक शुभारंभ स्कीम शुरू किया उन्होंने, जिसमें 12 EMI यानी कि साल भर की जो EMI है वो बैंक आपको नहीं देना, मतलब आपको बैंक को नहीं चुकानी होगी। इसकी कुछ और डिटेल लेते हैं। मेरे सहयोगी अनुराग ने बातचीत की है कंपनी के ED से, आइए सुनते हो क्या कह रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ है एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आनंद सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो आपने स्कीम लॉन्च की है शुभारंभ, इसके अंदर 12 EMI है वो माफ़ कर दी जाएगी, 4थे साल, 8वें साल और 12वें साल, तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा? सपोज कस्टमर 30 लाख का लोन लेते हैं एंड द टेनर इज़ 20 साल, 30 लाख का लोन एंड 20 साल का लोन, अज्यूमिंग टुडे the rate of interest is 8.35%. Assuming that the customer is paying his EMIs on time, the customer's EMIs, 4 EMIs will be waived at the end of 4 years, 8 years and 12 years respectively. उनको पैसे वापस नहीं आएंगे, the tenor of the loan will reduce. So जो पहले 20 साल का लोन था अब 19 साल का लोन हो जाएगा. So that is the and therefore if you do the maths, the total benefit जो कस्टमर को मिलेगी
based on these calculations that it is a 30 lakh loan of a 20-year maturity at 8.35%, the benefit is approximately 3 lakhs of rupees. तो आपको 3 लाख रुपए तक की बचत हो जाएगी अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हैं। तो ये शुभारंभ स्कीम एक्सिस बैंक ने शुरू की है। इस शेयर पे तो खैर अभी उस हिसाब से तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, हाँ, लेकिन एक कम से कम उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, उन लोन धारकों के लिए अच्छा है जो लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ एक और शेयर्स देखते हैं मार्केट में। अच्छा, हम क्या देखें एक बार, आप राजेश आप ही देखिए, आपने कोई शेयर ढूंढा है क्या जो BTST STBT कर सकते हैं? हम तो सिर्फ चलते हुए शेयर बताएंगे, आप बताइए कहाँ पे फायदा मिलने वाला है। देखिए, दो जो लॉन्ग मेरा जो फोकस है मैं उसको कंटिन्यूसली देख रहा हूँ। एक तो है कोल इंडिया जिस पे बात हुई है, सेकंड है जस्ट डायल। मुझे लगता है कि जस्ट डायल ने अभी जो हम लोग जो लेवल की बात कर रहे थे 360 वो अभी हिट किया, दैट इज द लेवल जहाँ पे हमें उसको बाय करना है। तो जस्ट डायल बाय करना चाहिए। अगर सेल साइड पे देखें तो मुझे लगता है लार्सन एंड टूब्रो में 1135 इज द करंट मार्केट प्राइस। मुझे लगता है इसमें थोड़ी वीकनेस आ रही है और इसका जो टारगेट बन रहा है वो 1100 तक का है। सेकंड वीकनेस जो दिख रही है वो टाटा केमिकल का है। देखिए, टाटा केमिकल का जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था रफली 600 के आसपास, ये इसने जो टेक्निकल पुलबैक मिला वो पुलबैक ने हिट किया है। तो मुझे लगता है कि 600 के ऊपर इमीडिएट जाना थोड़ा डिफिकल्ट है और यहाँ से एक प्रेशर आएगा। रफली मुझे लगता है इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 560 का। सो 590 पे सेल करना है तो 605 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। जी आशीष, मार्केट्स में जो ऊपर जिस तरह से भी बिकवाली आई है और टर्मोइल भी है बिट, इस सिचुएशन में कोई शेयर आपको लगता है पिकअप किया जा सकता है आफ्टर नंबर्स? देखिए, मेरा मानना है सबसे पहले तो वेदांता को बाय करना चाहिए, क्योंकि जो जिंक के प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट अपने 10 साल के हाईएस्ट लेवल पर हैं। तो यू कांट गो रॉन्ग इन मेटल और पर्टिकुलरली वेदांता, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े प्लेयर हैं वेदांता इस सेगमेंट में, और जो नंबर्स भी आए थे वो काफी अच्छे रहे हैं। ऐसे ही एक मिड कैप स्टॉक है वो देखा जा सकता है, ग्रेविटा इंडिया। ये स्टॉक भी, क्योंकि लेड का इंडिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर है ग्रेविटा, और लेड के प्राइसेस में भी हमने 5 से 7% तक की बढ़त देखी है, और जो मार्केट कैप वाइज है वो काफी कम है ग्रेविटा अभी भी। तो एक मेटल क्षेत्र पे मैं काफी बुलिश हूँ और ये 2 स्टॉक मेरे पिक रहेंगे। ठीक है। अच्छा, फार्मा स्पेस को लेकर एक खबर और भी आ रही है कि ड्राफ्ट हो सकता है फार्मा पॉलिसी को लेकर। 21 तारीख को एक अहम बैठक होने वाली है, कुछ सरकारी अधिकारी होंगे इस बैठक के अंदर, और ये फार्मा पॉलिसी को ड्राफ्टिंग के प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। इससे ठीक पहले शर्मिला, फार्मा में हमको करना क्या चाहिए? ये टूटा हुआ शेयर्स भी है, बिना पुलबैक वाला शेयर्स भी है, और कई तरह से मुश्किल वाला घिरा हुआ शेयर्स भी है। बिल्कुल। तो आई थिंक कि जैसे ये आज ड्राफ्ट पॉलिसी की बात चली है, आई थिंक उसको बहुत ज्यादा यानी फ्रॉम बाइंग पर्सपेक्टिव मैं इतना सीरियसली नहीं लूंगी, क्योंकि वो ड्राफ्ट है और उसको उसमें क्लैरिटी आने में बहुत सारा समय जा सकता है। तो आई थिंक फॉर द मोमेंट वी स्टिल हैव टू सॉर्ट ऑफ फोकस मोर ऑन कि क्या चल रहा है ये स्पेस में, और किस तरह की खबरें हैं और किस तरह का प्राइस इरोजन हुआ है। तो शायद अपनी पहली भी बात हो चुकी है इस पर। आई थिंक दैट यू हैव टू लुक फॉर बीटन डाउन नेम्स जहां पर बहुत सारा नेगेटिव ऑलरेडी प्राइस में है, और अगर आप ले तो एक बड़े लंबे समय का नजरिया रखकर ही ले। But definitely I think that this is not a sector without risk. I think I had suggested Sun Pharma and Lupin. I stick with that. Okay. But as I'm saying, neither of these names is without risk, honestly. कुछ शेयर जहां पे बिल्कुल आखिरी में बाइंग आ रही है, उसमें एक नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एकाएक इसमें खरीदारी अभी अभी आई है, 88-20 के स्तरों पर है, दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। एक नजर डालिए आप जॉनसन कंट्रोल हिताची पे। आमतौर पर इसमें सेकंड हाफ में ही कुछ मूव देखने को मिलता है, हालांकि 2040 के स्तरों पर शेयर है और रफली 2060 का इसने हाई टच किया, तो एक स्पाइक इसमें भी अभी अभी आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा जो एक मूव आया उसमें ड्रेजिंग कॉप और साथ साथ पीसी ज्वेलर्स, ये कुछ और ऐसे नाम हैं। ड्रेजिंग कॉप 4% ऊपर कामकाज कर रहा है और पीसी ज्वेलर भी करीब 11 रुपये ऊपर कामकाज करते हुए। अब जल्दी से देख लेते हैं आज के हीरो जीरो, क्योंकि बाजार बंद होने में सिर्फ 2 मिनट का समय है। आज के GMR इंफ्रा के अंदर काफी स्ट्रांग मूव आया, टोक्यो प्लास्ट पे चला। ग्रेफाइट इंडिया के अंदर 10% से ज्यादा की मूवमेंट देखने को मिल रही है। फाइबर वेब जैसा शेयर भी करीब 17% ऊपर बंद हुआ है।
ग्रेविटा इंडिया आज 15% ऊपर है, सारेगामा इंडिया 7%, पीबीए इंफ्रा जैसे शेयर्स भी आज काफी चला। आज छोटे इंफ्रा कंपनीज काफी अच्छी चली हैं। कल वित्त मंत्री का बयान था, कुछ सेगमेंट को लेकर पॉजिटिव खबरें आई हैं, ये सारी चीज चली है। आज इन्फोसिस चल गया, आईटी का दिग्गज, भारी भरकम शेयर, इसने बाजार की काफी हेल्प की। इसके अलावा केपीआईटी और हेक्सावेरी जैसे शेयर्स भी चलते हुए दिखे। सरकारी कंपनीज का दिन भी आज ठीक था। आज बीएमएल चला, बीपीसीएल, बीईएल, ड्रेजिंग कॉर्प, ये जो आपको बढ़त दिख रही है ना, इससे कहीं ज्यादा बढ़त के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहे थे। अभी तो बाजार थोड़ा हल्का हुआ है, इसलिए आपको 3-4% तक का मूव मिल रहा है। एनबीएफसी के कुछ शेयर भी चल रहे हैं, खासकर जो पावर को फाइनेंस करने वाली कंपनीज है ना, वो ज्यादा चली है। पीएफसी, आरईसी, इन पे आप देखिए। श्री इंफ्रा और एडलवाइस, श्री पे तो खैर खबर आई आईपीओ के लेकर, ये चला। और इसके अलावा जो मेटल के कुछ एक शेयर है, जब मूडीज की रिपोर्ट आई थी उसके बाद वेदांता के अंदर काफी स्ट्रांग मूव आता हुआ दिखा। उत्तम गालवा के अंदर करीब 2.5% ऊपर है। आज का टुडेज ट्रेड भी था। एनएमडीसी के अंदर करीब 1.5% तक की मजबूती आती हुई दिखी है। शिपिंग में अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सुमित आपको बता रहे हैं, ऑलमोस्ट 5% की बढ़त के साथ क्लोज कर रहा है। लेकिन जी शिपिंग, कोचिन शिपयार्ड, ये कुछ एक शेयर्स भी चले हैं। शिपिंग से जुड़े हुए साथ में एक और सेगमेंट आप कह सकते हैं ऑफशोर कंपनीज, वो भी चली हैं। आज सिगरेट की कुछ एक कंपनीज वापस चली है। गॉडफ्रे फिलिप्स 2 दिन के अंदर करीब 18% चल चुका है। कल 15% था, आज 3% हुआ। वीएसटी के अंदर भी करीब 2 से 2.5% तक की मजबूती आती हुई दिखी है। लिकर की कंपनीज पे चली, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जीएम, रेडिको खैतान। रेडिको खैतान पे ज्यादातर एनालिस्ट बुलिश हैं, आपको राय दे रहे हैं। अगर कोई लिकर में ढूंढ रहे हैं आप शेयर, तो रेडिको खैतान आप एक बार देख सकते हैं। पिनकन स्पिरिट पे आप ध्यान दें, ये सैट से ऑर्डर लेके आए, उसके बाद पहले सर्किट लगे लोअर, अब अपर सर्किट पे काम करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करें। सरकारी बैंकों ने आज थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया था बैंक निफ्टी को और निफ्टी को भी। ये कुछ एक चुनिंदा शेयर्स हैं जो आज चले हैं बैंकिंग में। ओबीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, ये कुछ एक चले हैं। और कार्तिक कर्नाटका बैंक के अंदर भी कहीं ना कहीं मूव आता हुआ दिखा। मार्केट बंद हुआ है और जो निफ्टी क्लोजिंग देखे गया .99 पे देखे गया। कल भी इसी तरह के लेवल ही थे और सेंसेक्स में भी फ्लैट, सिर्फ 4 अंकों की मजबूती आती हुई दिखी है। लेकिन बैंक निफ्टी आज कल्प्रिट साबित हुआ, ये 0.25% नीचे और करीब 180 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज हमने अंतिम बाजी की जब शुरुआत की थी तभी से लग रहा था कि बैंक निफ्टी में तो या तो 100 पॉइंट जुड़ जाएंगे या तो 100 पॉइंट और टूट जाएंगे। टूटे 100 पॉइंट, 80 से शुरू थे, 180 पे आके रुक गए हैं। तो मार्केट की आज की क्लोजिंग इन लाइन है, मार्केट कंसोलिडेशन वाला है, डायरेक्शन लेस हो रहा है, बताना मुश्किल है कि बाजार कैसे जाएगा। आशीष, आज की क्लोजिंग देख के कहीं कोई आपने स्पेशल चीज़ नोटिस की है कि बाजार के अंदर ये जो रुकावट आई है या जो जिस तरह का ट्रेड है, इसको कैसे समझे हम? देखिए, मेरा मानना है कंसोलिडेशन जो हम बात कर रहे थे, सिर्फ ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है क्योंकि 5 दिन के अंदर करीब 200-225 पॉइंट का हमने राइज देखा नीचे के लेवल से। 9685 लो था और उसके बाद आज 9900 के ऊपर बाजार निकल गया, तो बिल्कुल थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है। और मेरा मानना है कि जो एक सेक्टोरल चर्निंग देखने को मिलेगा, जैसे आईटी आज सेक्टर ने लीड किया है और थोड़ा मेटल में कुछ सेक्टर में हमने देखा मुनाफा वसूली भी हुआ, तो एक हेल्दी साइन यदि कंसोलिडेशन होता है और ये बिल्कुल बाजारों को सितंबर सीरीज में नई हाई पर लेकर जाएगा। ठीक है सुमित, आपको आज की क्लोजिंग कैसे दिख रही है और कल कैसे ट्रेड करेंगे आप? मान लीजिए जो हमने ग्लोबल संकेत देखे हैं थोड़ी थोड़ी गिरावट के, अगर एसजेक्स निफ्टी कल थोड़ा सा भी कमजोर मिलता है तो क्या करेंगे आप? रेंज बाउंड ट्रेड ही मूव देखने को मिला है आज। अभी इमीडिएटली तो फिलहाल स्ट्रक्चर देखते तो ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी भी एक बार एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। वीकनेस तभी देखने को मिलेगी जब 9870 9850 के लेवल्स नीचे में टूटेंगे। जब तक वो लेवल्स नहीं टूटते तब तक ये मान के चले कि एक बार ऊपर में पुल बैक देखने को मिलेगा 9950 9980 लेवल्स तक, तो वही इमीडिएट टारगेट्स होंगे निफ्टी के लिए। और 10,000 के ऊपर जाएगा तभी फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी बड़ी तेजी के लिए। अदरवाइज ये छोटा सा रेंज बाउंड ट्रेड है 9870 9850 जिसमें नीचे में सपोर्ट है और ऊपर में 9980 तक के टारगेट्स होंगे। 9850 अगर नीचे में टूट गया या फिर 9870 भी टूट गया तो उसके बाद हमें एक वीकनेस देखने को मिलेगी और वापस से 9700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बायस पॉजिटिव लेके चले 9980 तक के टारगेट्स के लिए। फिलहाल आज की क्लोजिंग से खैर डरने की तो कोई बात नहीं नजर आ रही, ज्यादातर एनालिस्ट पे यही आम राय रख रहे हैं इस पे। शर्मिला, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशीष, शुक्रिया आपका भी आज समय देने के लिए। राजेश, शुक्रिया। सुमित, शुक्रिया आपका अंतिम बाजी में आज हिस्सा बनने के लिए।